हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीआरपीएफ एचसीएम 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम 2023 में फरवरी के अंदर लिया गया था, तो इसमें ये 23 होगा 23rd। ठीक है, 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। मैथ्स में जो भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा, और जो भी बेस्ट तरीका हो सकता है मेरे लेवल पे वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और फर्दर किसी भी इशू के लिए, जैसे मान लो आपको कोई पेपर सॉल्व करवाना हो या कोई पर्टिकुलर आप चीज़ कहना चाहते हो मुझसे या शेयर करना चाहते हो या फिर कोई डाउट पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो एनके मैथ्स पे। ठीक है, बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी तरीके से बाइलिंगुअल मिलेगी और काफ़ी दिनों से कमेंट भी आ रहे थे कि सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर सॉल्व करवाइए, तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया कि सीआरपीएफ एचसीएम का पेपर सॉल्व किया जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है अपने पास, इन अ ट्रेपेजम द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड दोज बिटवीन द नॉन पैरेलल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। देखिए, सबसे पहले मान लो अगर मैं बात करूं ट्रेपेजम की, तो ये इस टाइप का होता है, जो शेप होता है एक ट्रेपेजम का। और चूंकि इसमें ये कह रहा है कि देखो समांतर भुजाओं के बीच का सम और डिफरेंस 15 है। मान लो मैं बोलूं कि ये समांतर भुजाएं हैं ये दोनों, तो आपको जब भी दो चीज का सम और डिफरेंस दिया हो तो उनको प्लस करके अगर हाफ करोगे तो बड़ी भुजा निकलेगी और दोनों को माइनस करके हाफ करोगे तो छोटी वैल्यू निकलेगी। जैसे मान लो ये दोनों साइड है, ये एक्स है लेट से और ये पूरा वाई है, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई दे रखा है कि ये 15 है, और एक्स माइनस वाई जो दे रखा है, एक्स माइनस वाई ये 3 दे रखा है। तो यहां से अगर मैं एक्स लिखूंगा तो ये 15 और 3 18 का आधा 9 होगा, और वाई लिखूंगा तो 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 का आधा 6 होगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया, हमें इसको x मानना चाहिए और इसको y मानना चाहिए। ये 6 हो गया और ये कितना हो गया, 9 हो गया। देखो, लेकिन इसमें दिक्कत कहां पर आएगी, आपको दूसरी तरफ कहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे ये a है और ये b है, तो इनका सम जो दे रखा है a प्लस बी, ये 4 दे रखा है, और जो डिफरेंस दे रखा है ये 5 दे रखा है। अब पहला चीज कि किसी भी दो नंबर का जो सम होता है, दो पॉजिटिव नंबर का मैं बात कर रहा हूं, अगर क्योंकि ये एक लेंथ है तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं। ज्योमेट्री में आपने देखी होगी या फिर मेंसुरेशन में लेंथ जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो लेंथ चूंकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो इनका सम हमेशा इनके डिफरेंस से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये यहीं पर गलत हो जाता है। ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम हमेशा उनके डिफरेंस से बड़ा होता है, और यहाँ पर सम जो है यानी योगफल छोटा दे दिया और अंतर बड़ा दे दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, यहाँ पर स्टेटमेंट ही गलत है। आगे बढ़े अब सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये कह रहा है कोई ठेकेदार किसी कार्य को 30 दिन में करने का ठेका लेता है। 110 आदमी उसे 20 दिन में कर सकते हैं। पहले 200 आदमियों को लगाया गया और 10 दिन बाद उसमें से कितने आदमियों को निकाल देना चाहिए ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 110 आदमी 20 दिन में कर सकते हैं, तो 110 और गुणा में 20, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये कह रहा है कि 200 आदमी को लगाया गया और 10 दिनों तक इन्होंने काम किया, यानी कि 200 पर्सन्स ने 10 दिन तक काम किया। अब ये कह रहा है कि 200 में से कितने लोगों को आप हटा दें कि बाकी के 10 दिनों में काम खत्म हो जाए, क्योंकि टोटल 20 दिन में काम होना था। अच्छा, 30 दिन में करने का ठेका लिया है तो 20 दिन में काम खत्म करना है। ठीक है, क्योंकि 10 दिन यहाँ लग गया तो यहाँ 20 दिन लगना चाहिए, तभी 30 दिन में काम कंप्लीट होगा। अब देखो, अगर कुछ कटने वाला है, जैसे ये जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम हर एक जगह से, बाकी ये बच गया 11 दूना 22 यानी 220, और ये हो गया 200, और ये हो गया 200 दूना 400 और माइनस का 2x। तो यहाँ से देखो, अगर 2x की आप वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो ये साइड इधर जाएगा तो आपका 200 तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, 20 बस माइनस होगा तो ये बचेगा 380। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 190, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन कब होगा, जब फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट सेम होंगे। देखिए, अब मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट सेम कीजिए, यानी कि इसमें x का कोफिशिएंट 2 है अपॉन
इसमें x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे इक्वल टू y का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आएगा। इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी यानी कि 0.5। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें से सबसे बड़ा आपको बताना है यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से किसकी है, लार्जेस्ट वैल्यू। अब देखो इसके लिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर लो 1/1 करके। जैसे अगर इन दोनों को चेक करोगे तो ये आ जाएगा 19 अठे आपका 19 सते 133, 19 अठे 152 हो गया, और 11 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 165 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला बड़ा हो गया तो ये तो गया। इन दोनों में चेक करो 15 पचे 75 और 19 चौक 76, तो 76 वाला बड़ा हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में आप वेरीफाई कर लो 13 पचे, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ये 21 चौके 84 और ये 13 पचे 65, तो 84 वाला बड़ा हो गया यानी कि 4/5 वाला बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी जैसे CHSL का पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें भी मैंने करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, 1 मिनट अभी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग विच ईयर, 1 मिनट, यस, ड्यूरिंग विच ईयर वाज द स्ट्रेंथ इन द आर्ट्स फैकल्टी द मिनिमम। आर्ट्स फैकल्टी का मिनिमम आपको बताना है। अच्छा, एक चीज आप देखो, आर्ट्स जो है वो ब्लू वाला है, सबसे कम ब्लू वाला किस साल में है ये बताना है आपको। ठीक है, यहाँ 600 है, ये 550 है, ये 500 है, और तो इस इन तीनों में तो 500 वाला हो गया 92 से 93 तक, तो 92 93 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर, ये जो संख्या है 7 टू द पावर 344, इसके लास्ट 2 डिजिट का सम बताना है हमें। देखो जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिले जैसे 7 है, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 लाया जाए। जैसे मान लो 7 का पावर हम क्या करें कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। जैसे 7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, 7 के पावर अगर 4 करोगे तो ये 49 इंटू 49 होगा, आपको पता है, और ये 9 9 जा 81, लास्ट में 1 आ जाएगा। या 49 का आप चाहो तो स्क्वायर ही लिख लो, जो होगा आपका 01, और ये 50 से 1 कम है तो ये 2401 आएगा। ठीक है, तो चाहो तो आप ये डायरेक्ट यूज कर लो। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 4, टू द पावर 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 और 4 छक्के 24, या फिर इसको अब मैं 2401 का पावर कितना लिख सकता हूँ, 86। अब यहाँ से लास्ट 2 डिजिट निकालना इजी है। जैसे लास्ट डिजिट ये 1 है तो 1 का पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, और यहाँ पर जो सेकेंड वाला डिजिट होगा लास्ट से, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 0 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आएगा, और इन्हीं दोनों का सम बताना है यानी कि 0 + 1 जो होगा वो 1 ही होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल अ सम अमाउंट टू दिस एट 9.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आपसे टाइम पूछा जाए ना, तो इसमें सबसे आसान उपाय क्या है कि आप A/P निकाल लो, और ये देख लो कि ये आपका 100 + R/100 का कितना पावर आ रहा है। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। आप देखो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस दोनों में से किसी एक को उठा लो। जैसे मान लो आप इसी को उठा लो, तो आप इसको उठाओगे तो ये बोलोगे कि 100 में ये ऐड करेंगे तो ये 109.5 बनेगा, और अपॉन 100 ये पावर आ गया n। मैं पूरा लिख के आपको बता रहा हूँ, और इधर A/P लिखो। मैं तो मुझे जब निकालना होता है, अगर प्रीवियस आपने SICI वाला वीडियो देखा हो, जैसे CHSL का कंप्लीट मैंने SICI सोल्यूशन डाला है, CGL का भी, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बस A/P ही कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, और ये देखता हूँ कि ये किसी चीज का पावर 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है। जितना पावर बन सकता है वही टाइम होता है। यहाँ पर मैं कंप्लीट आपको A/P अगर करूँ तो A है आपका 2847 और P कितना है 2600। ठीक है, अब इसको अगर आप काटोगे 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 200 आएगा, और ये 13 दूना 26 और 13 एक बार में, और 13 9 117 ये आ गया। इसको भी अगर डेसिमल काटोगे, ये 5 से काटोगे 219 आ जाएगा, और ये 5 से काटोगे 200। तो ये देखो है कि अब इधर भी 219/200 है, इधर भी 219/200 है, तो इधर पावर कुछ नहीं है तो 1 ही मानेंगे। यहाँ पावर 1 है, यहाँ n है, यहाँ 1 है, तो n की वैल्यू 1 आ गया, यानी कि 1 ईयर आंसर होगा। अब यही चीज अगर मैं केवल A/P निकालता तो भी मुझे पता चल जाता। A/P 219/200 आ रहा है,
और ये मुझे पता है कि किसी चीज का पावर ये जैसे 219 है या फिर 200, ये ना तो किसी का स्क्वायर है, ना ही किसी का क्यूब है, ना ही किसी का पावर 4 है, ये पावर 1 बन सकता है खुद का, तो इसीलिए मैं मान लेता कि ये पावर 1 है और टाइम को 1 ही ले लेता। ठीक है, तो इधर मुझे निकालना नहीं पड़ता आरएचएस वाला। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। अब ये कह रहा है कि 3 इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इतना में बेचा जाता है, दूसरा और तीसरा आपको दिया है, पहला बताना है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं है कि जिसको ये पहला मान रहा हो उसको ही हम पहला माने। मान लो किसी को आपको बोला गया कि जैसे 10% और 20% का दो डिस्काउंट दिया गया, पहले 10 और बाद में 20, और इसको हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चलो पहले 20 दे दिया गया और बाद में 10 दे दिया गया, तो भी वैल्यू जो आएगा वो सेम ही आएगा। दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या आएगा आपका, सेम ही आएगा डिस्काउंट देने के बाद। तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो हमें इजी लगता है उसको पहले और बाद में रख सकते हैं। जैसे ये पहला रेट आपसे पूछ रहा है कि पहला जो डिस्काउंट रेट है वो क्या है, तो उसको मैं मान लेता हूँ कि चलो ये लास्ट वाला है और इनको मैं फर्स्ट एंड सेकंड मान लेता हूँ। तो मैं ये मान के चलूँ कि अगर 20,000 रुपए थे, पहले 35% का डिस्काउंट दिया गया तो 65% मिला होगा, फिर उसको 15% का डिस्काउंट दिया गया तो 85% मिला होगा। दिस वन इज 5। कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 130 आ जाएगा और गुणा में 85। ठीक है, और ये जो है आपका ये वैल्यू दोनों को कंपेयर कर लो यहीं से रेशियो में ही, इससे पता चल जाएगा कि क्या डिस्काउंट मिला। 101 और फिर 66। देखो काट पीट के अगर कुछ कटता है तो जैसे 13 से काट के चेक कर सकते हैं, 13 से काटोगे 13 सत्ते 91, फिर आ जाएगा 10 और 6 13 अट्ठे 104 और फिर 13 दूना 26, ये कट गया 13 से और ये 13 से कट गया। 17 से भी काट के चेक कर सकते हो, 17 चौके 68 और 17 छके 102 और ये 17 पीछे 85। ठीक है, ये जीरो है तो इसको 2 पच्चे 10 में काट देता हूं और ये 5 दूना 10, सॉरी इसको मैं काटूंगा 5 दूना 10 और ये बच जाएगा आपका 23 दूना 46। तो ये 5 पचे 25 आ गया और इधर वैल्यू आ गया 23। तो आप चेक कर लो कितना डिस्काउंट मिला, 2 का मिला 25 पे, तो 50 पे 4 का मिला, 1 मिनट, 25 चौक ना तो 4 दूना 8 का मिला होगा, इंटू का 100 कर लो तो ये 25 चौके 100, 4 दूना 8%, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 11 और विभाजित करने पर शेषफल 11, 15 से विभाजित करने पर शेषफल और 14 75 से विभाजित करने पर शेषफल 74 प्राप्त हो। ठीक है, इसको उचित होगा कि हम ऑप्शन का यूज करके सॉल्व कर लें। जैसे मान लो पहले कह रहा है कि 11 रिमाइंडर मिलना चाहिए जब हम इसको डिवाइड करें 12 से, तो हर एक ऑप्शन को 12 से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या 11 मिलेगा। जैसे इसको 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 12 चौके 48, 11 आएगा और 9 12 में 108, 11 आ रहा है, यानी कि ये सही हो सकता है। इसको देखो 12 चौके 48, इसमें भी 11 आ जा रहा है, इसको चेक करो 12 सत्ते 84, 5 9 इसमें भी 11 आ रहा है और 12 दूना 24, 5 9 इसमें भी 11 आ रहा है। तो पहला तो ऑप्शन सभी में ट्रू हो गया। दूसरा कह रहा है कि जब हम देखो रिमाइंडर 14 चाहिए जब डिवाइड करें किससे, 15 से, 15 से डिवाइड करें तो 14 आना चाहिए। इसको 15 से डिवाइड करके देखो, 15 से डिवाइड करोगे तो ये तो 15 या 45 और आ जाएगा 9 5 14। ठीक है, और 9 आ गया, यानी कि और फिर आपका आ जाएगा ये 149 हो गया और फिर 15 से डिवाइड करोगे 15 में 135, तो 14 बच रहा है, यानी कि ये ट्रू है 15 पे। इसको चेक करो तो ये आ जाएगा 15 या 45, तो बच गया उधर 9 5 14, ये भी ट्रू है 15 पे। इसको चेक कर लो, इसको चेक करोगे 15 से तो ये आ जाएगा 15 से 75। ठीक है, तो 75 आ गया तो आपका बच गया 9 5 14 और 9, 15 पीछे 75 तो 9 5 14 और 9, तो फिर से हो गया आपका 149, यानी कि फिर से यहाँ पर भी 14 आ जाएगा। इसको चेक करो तो ये हो जाएगा 15 29 14 और 9, ये भी यार सेट हो गया। 15 पे भी सब में सेट कर गया। 75 से डिवाइड करने पर 74 आना चाहिए, तो 75 से अब डिवाइड करो इसको। अगर देखो 75 से एक बात समझ लो आप, देखो अब 75 से अगर चेक करने की बात है तो इसको हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा, 75 से छोटा ही है तो रिमाइंडर तो यही बच जाएगा 59 है। अब इन तीनों में चूंकि हमें छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बतानी है, तो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट है उसको पहले चेक करते हैं, यानी कि 299 को। इसको अगर मैं 75 से डिवाइड करूं और अगर 74 आ गया यहाँ पर तो इसी को मैं सही मान लूंगा, इनको चेक करने की जरूरत नहीं,
क्योंकि हो सकता है इन दोनों में वो डिवाइड हो जाए और 74 रिमाइंडर भी मिल जाए, फिर भी आंसर तो इसी को होना है क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो मैं 299 को पहले चेक करूंगा इससे। आपको पता है कि ये 7 तियां 21, 7 चौके 28, 3 टाइम्स हम चेक करते हैं, 5 तियां 15 और 7 तियां 21 और 1 22। अगर मैं माइनस करूंगा 9 में से 5 तो 4 और यहाँ पर 74, तो 74 रिमाइंडर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। डी जो है वो करेक्ट है, बाकी को चेक करने की अब जरूरत नहीं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, अब यहाँ पे कह रहे हैं चीनी की कीमत में 16% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 250 में 2 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का जो प्रति केजी मूल कीमत यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो है पहले का वो क्या था। देखो एक चीज आप समझ लो, यहाँ पर 16% कमी हुई प्राइस में, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले मैंने बहुत कराया है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि एक चीज कांस्टेंट हो गया, आपका प्राइस तो चेंज हुआ लेकिन वो अभी भी चीनी उतना ही खरीदता है या फिर 2 केजी ज्यादा खरीद सकता है, बात ये है, ठीक है, 250 रुपये में। तो मैं ये मान लूंगा कि देखो जो प्राइस है वो पहले अगर 100 था तो अब कितना बन गया, 16% कम होने का मतलब 84 ये प्राइस है। तो कंजम्पशन जो होगा वो रिवर्स होगा, यानी कि कंजम्पशन पहले 84 था तो अब 100 हो गया। अगर आप काटोगे तो ये 21 चौके 84 और ये आ जाएगा 25 चौके 100, ठीक है। तो कंजम्पशन में कितना वृद्धि हो रहा है, 4 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 केजी ज्यादा खरीदेगा, ठीक है। तो 4 की वैल्यू अगर 2 केजी है यानी कि 1 की वैल्यू 0.5 केजी हो गया। और हमसे अर्लियर पूछ रहा है तो पहले वाला मैं निकालता हूं कि 21 की वैल्यू कितना होगा, 21 बचे 105 यानी कि 10.5 केजी पहले वो खरीदता था। और 10.5 केजी का कीमत पहले कितना था, 250 रुपये। तो 10.5 केजी का कीमत अगर 250 रुपये है तो पर केजी पहले क्या रहा होगा, 250 और अपॉन 10.5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम डेसिमल हटाते हैं, ये जीरो लग जाएगा, 21 बचे 105 और ये 5 बचे 25, तो 500 बटा 21 आ गया। देखो अगर ये जीरो होता तो डेफिनेटली ये आपका 2 से कट जाता 25 बार में, ठीक है। तो 25 के जो ज्यादा करीब है वो आंसर होगा, लेकिन 25 तो नहीं होगा क्योंकि ये 20 होता तब 25 आता, 25 से छोटा होगा तो ये आंसर होगा क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे हैं। बाकी आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। अगर मैं 11th क्वेश्चन की बात करूं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतना इतना है, यदि लंबाई में 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की। अच्छा देखो, जब परसेंटेज में ही पूछ रहा है आपका इंक्रीज और डिक्रीज तो इन दोनों वैल्यूज को देने का कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि जैसे लेंथ में 20% का वृद्धि हो गया तो +20 लिखोगे, चौड़ाई में कमी हो गया तो माइनस का 10 लिखोगे, फिर ये प्लस माइनस माइनस और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा और डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये बी है। अब ये देखो 20 में से 10 गया तो 10 बचा और ये 2 जीरो से 2 जीरो तो ये माइनस का 2 आ गया यानी कि 8%। और ये पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब कि ये इंक्रीज हुआ, 8% इंक्रीज, ठीक है। तो 11th का 4 आंसर होगा। 12th की बात करूँ, दो वस्तुओं के क्रय मूल्यों का जो योगफल है वो 2310 रुपये है। एक वस्तु 50% लाभ पर बेची जाती है जबकि दूसरी 25% लाभ पर बेची जाती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो 50% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि पहला जो है वो ए है और उसको 50% प्रॉफिट पर बेचा जाता है यानी कि इसका 150%, और बी को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो उसका 125% प्रॉफिट है, इसलिए हम 100 में प्लस कर रहे हैं। दोनों सेम होगा क्योंकि ये दोनों ही मैं सेलिंग प्राइस लिख चुका हूं एंड सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है इक्वेशन में। अब देखो ये अगर काटते हो तो 25 से ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में, और ये 25 से 6 बार में। इट मीन्स ए और बी का जो रेशियो आ गया यहाँ से वो 5:6 आ गया। और दोनों का जो सम दे रखा है यहाँ पे 11 आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 2 3 एंड 10, सॉरी 2 3 एंड 10। अब इससे अगर काटते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगा 11 दूना 22 और 11 एक बार में यानी कि 210। और हमसे पूछ रहा है 50% वाला, 50% यानी कि ए वाला, तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 का वैल्यू 21 बचे 105 होता है तो ये 105 और 0, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन ए। 13th की बात करें, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%, हाउ मच शुड बी द न्यू प्राइस इंक्रीज टू गेट द ओरिजिनल प्राइस। तो ये 25% रिड्यूस किया जाता है यानी कि किसी वैल्यू को 100 से 35 रिड्यूस करोगे तो ये बनेगा 65। अब इसको वापस कितना इंक्रीज करना होगा, 35 इंक्रीज करना होगा, कितने से भाई, 65 से और इंटू का 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 13 बच्चे 65 और 20 बच्चे 100, तो ये 35 दूना 70, 700 बटा 13 आ गया।
सबसे पहले के नीचे 13 होगा तो ये आंसर न होगा नहीं। और ये आ गया देखो 13 25 65, 6 से नहीं शुरू होगा, 5 और 0 तो ये आ गया 13 तिया 39 कम से कम, ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन 4 हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 53 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 14th की बात करें, ये इंग्लिश में मैंने नहीं लिया है, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी निकालना है ना, ये सब 2 के पावर में दिया हुआ है, ये 2 का स्क्वायर ही है, ये तो आप समझ रहे हो। अच्छा एक बात समझो, इसका भी स्क्वायर है पावर यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, लेकिन नीचे जो दिया हुआ है ये क्यूब दिया हुआ है। एक चीज और आप ये बात समझ पाओगे, मान लो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे ये हो गया 2 टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे इसको मैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि x टू द पावर m है और इंटू एक्स टू द पावर n है, तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। अगर बेस सेम है तो पावर को हम प्लस कर लेते हैं, दिस इज m प्लस n। तो इसका पावर कितना है भाई 2a प्लस 2b, ठीक है, प्लस इसका पावर कितना है 2b, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, एंड 2c, और लास्ट वाले कितना है 2c प्लस 2a। ठीक है, देखो इसमें भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो मैंने 2 टू द पावर सबको ऐड कर लिया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2, देखो a वाला ऐड करोगे तो 4a आएगा, b वाला ऐड करोगे यहाँ पे है तो ये 4b एंड दिस इज 4c। तो 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और वैसे ही जो अपॉन में लिखा है इसमें भी देखो ये लिखा है आपको 2 टू द पावर a और प्लस बी प्लस सी, और इंटू में इसको 3 यहाँ पे ले सकता हूँ। कैसे, ये 2 बेस है तो बेस मैंने अलग कर लिया और पावर को मैंने ऐड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, और जो क्यूब था उसको ऐसे ही मैंने रहने दिया। तो ओवरऑल जो फाइनल हमारा बना ना, ये ऊपर वाली वैल्यू ये रह गई 2 टू द पावर 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड में आ गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, अब इससे अगर इसको काटोगे या फिर पावर माइनस हो जाता है जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये 2 टू द पावर ए प्लस बी प्लस सी रह जाए, क्योंकि ऊपर 4 टाइम्स है नीचे 3 टाइम्स है, और इधर 2 का स्क्वायर आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी। आई होप कि आप बात समझ पाए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एंगल AOC पूछा है, AOC मीन्स दिस एंगल। ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा कि आपको ये अच्छे से दिख सके। ठीक है, ये 35 गिवन है और ये 40 गिवन है, आपको ये वाला एंगल बताना है। अच्छा एक बात समझो, एक पल के लिए मान लो मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है ना, हम ऐसे बना लेते हैं, मिलाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये 40 था, एक चीज अब आप समझ लो कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इस ट्रायंगल की, जैसे मैं यहाँ से रेड लाइन खींच के दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। हाँ, मान लो अगर मैं इसकी केवल बात करूं, इस वाले की, ये ट्रायंगल जो है, अब इस रेड वाले ट्रायंगल में मैं बोलूंगा कि देखो ये दोनों रेडियस है, तो दो जब साइड सेम हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ये 40 है तो ये एंगल भी कितना होगा, डेफिनेटली ये भी 40 होगा। वैसे ही ये भी रेडियस रेडियस है, ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे टोटल कितना बन गया आपका 75। और आपने ये पढ़ा होगा कि सर्कल में सरकमफेरेंस पे जितना एंगल बनता है सेंटर पे उसका डबल बनता है, यानी कि ये थीटा है तो सेंटर पे रूट थीटा बनेगा, तो ये 75 है तो ये कितना होगा 150, यानी कि ऑप्शन बी उसका डबल है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ये कह रहा है कि 6 years ago द एवरेज एज ऑफ द 4 members ऑफ अ फैमिली was 15 years. In the meantime 2 children were born in that family. However, the present average age of the members of that family is still the same as it was 6 years ago. If there is a difference of 2 years in the ages of the children, then what is the age of the elder child? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, अभी भी आ रहे हैं, और ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो जैसे मान लो 6 साल पहले अगर आप बात करोगे, 4 लोगों का एवरेज अगर 15 था तो टोटल सम कितना हुआ, आपको पता होगा कि जो सम होता है ये होता है एवरेज इंटू नंबर। तो अगर 4 लोग हैं और 15 आयु है तो 15 चौके 60 इनका सम हो गया। अब ये 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 6 साल बाद ये चारों लोग 6-6 साल बढ़ेंगे, यानी 6 चौके 24 साल तो इनका इंक्रीज होगा। और बीच में अब 2 बालक आ गए जिनके एज में 2 साल का अंतर है, तो अगर मान लो एक बालक x साल का है तो अगला x प्लस 2 साल का होगा, यही बात होगा ना। और फाइनली अभी अगर सम लिखोगे आज के डेट में तो सम फिर से होगा नंबर इंटू एवरेज, लेकिन एवरेज पहले जितना ही था यानी कि 15 ही था, और नंबर कितने हो गए अब
6, 4 तो सदस्य थे और 2 बच्चे आ गए, तो ये 15 छक्का टोटल कितना हो गया 90। ये हो गया 84, तो ये 2x की वैल्यू आ गई 84 और 2 86, इसमें से माइनस करोगे तो 4, x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमसे बड़े बच्चे यानी कि x प्लस 2 की वैल्यू पूछ रहा है, वो 4 होगा। ठीक है, 4 यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ें। अगला कह रहा है कि 4500 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 साल में इतना हो जाता है, तो 3 साल में यह राशि कितना हो जाएगा। ठीक है, सेम राशि है, ये बात आप समझ रहे हो, रेट भी सेम है। तो 1 साल में अगर ये इतना हुआ तो 3 साल में कितना हुआ। देखो 1 साल में 4500 से 4860 बन गया, ये बात है। तो इंटरेस्ट कितना मिला, आप देखोगे कि 4500 पर कितना बढ़ेगा तो 4800 होगा, 360 1 साल में इंटरेस्ट मिला है, तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 36 तियां होता है 108, तो 1080 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसमें 1080 रुपए जोड़ दो बस, तो ये 80 आ गया, 5 5 5580, यानी कि ऑप्शन बी ये इजी। अगला सवाल है आपसे, द एज ऑफ लक्षिता's फादर इज 5 टाइम्स हर एज, यानी कि लक्षिता के उम्र का 5 गुना है पिताजी का उम्र। अब ये कह रहा है कि इफ 7 years अगो हिज एज वॉज 8 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ लक्षिता, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हर फादर्स प्रेजेंट एज टू हर 7 years एगो। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि पिताजी की आयु 5 गुनी है, ठीक है, और 7 वर्ष पहले उनकी यानी कि पिताजी की आयु लक्षिता की आयु की 8 गुनी थी। अच्छा देखिए, अब जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, मैं पहले का केस लिखता हूँ। पहले देखो लक्षिता की उम्र 7 साल पहले अगर 1 थी तो पिताजी की उम्र 8 होगी, 8 गुनी ये लक्षिता है और ये उसके फादर। तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो 5 टाइम्स है, यानी कि लक्षिता का उम्र 1 है तो पिताजी का उम्र 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज समझना कि यहाँ से यहाँ तक आने में पूरे 7 साल बढ़ेंगे। आपने एक कभी ना कभी किसी के पास पढ़ा होगा या कोई आपको बताया होगा कि हम गैपिंग सेम करते हैं, तो मैं गैपिंग सेम कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे गैप कितने का है 4 का और यहाँ पे गैप 7 का है, तो मैं ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। अपोजिट, जो गैप ऊपर है उसको नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, जो गैप नीचे है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना बनेगा, फादर और लक्षिता का देखो 8 चौके 32 और ये 8 बन गया, और ये बनेगा 7 पच्चे 35 और 7 एकम 7। तो ये प्रेजेंट हो गया, जो बाद वाला है ये प्रेजेंट का है और ये 7 साल पहले का यानी कि बिफोर का हुआ, या फिर जो आप समझो। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में 7 साल बढ़ रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है ये 3 का आ रहा है, तो 3 की वैल्यू अगर 7 साल हो गया तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 7/3। और अगर हमें 35 की वैल्यू बतानी है, देखो फादर की आज चाहिए, पिताजी की वर्तमान यानी 35, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 और गुणा में 7/3। तो फादर की जगह पर मैंने लिख दिया कि 35 और गुणा में 7/3, और जो डॉटर है यानी कि लक्षिता है उसकी चाहिए थी 7 साल पहले वाले ही यानी 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो उसको आप लिखोगे 8 इंटू कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 7/3 है तो 8 इंटू 7/3। काट पीट लो, अगर आप काटोगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 8 लिखना था ना, 4 से मल्टीप्लाई करना था, सॉरी ये 4 था। ठीक है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 4 आएगा, और ये 7 7 भी कट गया तो ये बचा 35 और 4। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन लेकिन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 84 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन बाद और आदमियों को कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि और कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाता है, तो कुल कितने और आदमियों को कार्य के लिए बुलाया गया। ठीक है, देखो 84 जो व्यक्ति हैं वो 30 दिन में काम कर सकते हैं, और ये 84 व्यक्ति जो हैं इन्होंने 15 दिन तक काम किया। अब ये कह रहा है कि बाकी काम के लिए कुछ और आदमी को बुलाया गया, यानी कि मान लो 84 के साथ साथ और कुछ आदमियों को बुला लिया गया, और काम अब करना था कितने दिन में भाई, 5 दिन पहले पूरे होने का मतलब कि 30 दिन में से 15 दिन पहले लग चुके थे, यानी कि और 15 दिन थे, लेकिन 5 दिन पहले करने का मतलब और 10 ही दिन, यही बात है। अब ये इधर लाके माइनस करोगे तो 30 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो 84 लोगों के लिए 15 दिन का काम बचेगा, और इधर हो गया 84 प्लस x और इंटू का 10, ये 84 है। ठीक है, ये काटोगे 3 पच्चे 15 और ये 2 पच्चे 10, और 2 से काट दोगे इसको तो ये कट जाएगा 2 से 42, तो 42 तियां हो गया, 2 तियां 6 और 4 तियां 12, और इधर हो गया 84 और प्लस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है, और 12 में से 8 गया 4, 42 आदमी। ठीक है, 42।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ कार wheel is 2.5 meter. If its speed is 57 किलोमीटर पर आवर, then how many times does the wheel rotate in a minute? एक मिनट में कितना बार वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बार समझना आप, देखिए सबसे पहले जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का मतलब एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है, यानी कि एक बार घूमने में कितना दूरी चला गया। तो एक बार घूमने में अगर ये 2.5 मीटर चलता है तो मान लो इसने n टाइम्स चक्कर लगाया होगा, n रोटेशन लिया होगा, और टोटल डिस्टेंस आपको एक मिनट में निकालना है पहले। तो देखो ये 57 जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यानी एक सेकंड में इतना डिस्टेंस। हमें एक मिनट बताना है तो मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई करके 60 सेकंड बना देता हूं, जो कि एक मिनट के बराबर हो जाएगा। अब काट पीट लो, तो ये 6 से काटोगे 6 तियां 18, और 3 से काटोगे ये 19 से कट जाएगा, और इससे काटोगे आप देखो ये 25 है, 50 है 5, तो इससे 2 टाइम्स कटेगा, और ये 0, ये डेसिमल हटाओगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 19 दूना 38 और एक 0, यानी 380 आएगा, ऑप्शन बी। आप काट पीट के चेक कर लेना, एक 0 इधर भी बचा था। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, आप देख सकते हो, यदि वर्ष 1957 में 97 है सॉरी, चावल की कीमत 40% बढ़ जाती है और निर्यात किए गए चावल की मात्रा में 30% की गिरावट होती है, तो उस वर्ष में चावल के निर्यात से भारत का उपार्जन कितना हुआ होता। अच्छा, एक चीज समझिए आप, जैसे मान लो 1997 में चावल की कीमत में 40% की वृद्धि हो गई, कीमत कितना है यहाँ पर 450 है, अगर इसको 40% बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 450, और 40% बढ़ाओगे तो 140/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 45 दूना 90 गुणा में 7, यानी कि 630 आ जाता, ये इसका प्राइस आ जाता, इसके बदले में ये 630 हो जाता। और ये कह रहा है कि और निर्यात किए गए चावल की मात्रा में 30% की गिरावट हो जाती है, यानी कि ये 200 जो है इसमें 30% कम हो जाता तो 140 हो जाता। 30%, 200 का 30% 60 होगा, तो 60 कम हो जाता है 140। अच्छा, अब ये देखो, जब ये वैल्यू 200 था तो प्राइस कितना बन जाना था 630, ठीक है, यानी कि 20 की प्राइस कितनी होनी थी 63। अब ये कह रहा है कि अब ये 140 हो चुका है, तो 140 की प्राइस कितनी हो जाएगी। अब इधर आप देखो कि ये 7 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 7 टाइम्स होगा, यानी 7 या 21 यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, तो यही आंसर होगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 42 इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल होता क्या है, जैसे मान लो पहला मैंने ए माना, दूसरा बी, तो तीसरा सी होगा। इसको आप ऐसे लिख दोगे कि जो रेशियो ए का बी से है वही रेशियो बी का सी से है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल बेसिकली होगा क्या, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर है, तो सी जो होता है वो बी स्क्वायर बाई ए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, यही थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये दिया है, यानी कि 3 अल्फा और प्लस 7, इसकी वैल्यू होगा बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 42 इंटू 42 और बाई 9। तो ये हो गया 14 तियां 42, और ये भी 14 तियां 42, और ये 9 गया कट। तो यहाँ पर आ गया 3 अल्फा की जो वैल्यू है, ये 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस का 7, तो 3 अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी 189। 3 से काटोगे 3 छक्के 18 और 3 तियां 9, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 63, यानी कि ऑप्शन सी। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हो तो जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और हमारा जो एनके मैथ्स का टेलीग्राम है उसे भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने से होगा क्या, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ भी हालांकि डाउट आप शेयर कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है, या मेरे लिए कोई मैसेज भी छोड़ सकते हो। tan थीटा दिया है और ये निकालना है, तो ये एक मैं होमवर्क, अब देखो होमवर्क मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे कमेंट करने लगते हैं कि जो क्वेश्चन इनको नहीं आता है उस क्वेश्चन को ये होमवर्क दे देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको अगर पता होगा तो होमवर्क मैं उन्हीं क्वेश्चन को देता हूं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, या जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने सेम वीडियो में कर दिया होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं मैं कहता कि हाँ मैंने फलाने डेट में जो वीडियो निकाला था, जो अपलोड किया था, उसमें इतने नंबर के क्वेश्चन पर मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना, ऐसा भी मैं नहीं बोलता हूँ। फिर भी कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आपसे सॉल्व होता है वो आप होमवर्क दे देते हो, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देता हूँ, ठीक है।
अब देखो यहाँ भी कॉस साइन है, कॉस साइन है, तो ऐसे केस में आप एक चीज समझ जाओ, साइन कॉस ऊपर भी है और नीचे भी है, इसका मतलब एच की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो हम डायरेक्ट इसी को पुट कर सकते हैं। टेन थीटा आपको पता होगा कि ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, और जब टेन 2/7 है तो साइन बाई कॉस भी कितना हो जाएगा, 2/7 होगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, साइन के जगह पे 2 पुट करूंगा और कॉस के जगह पर 7। लेकिन ये हमेशा नहीं कर सकते, अगर मान लो ऊपर कॉस साइन है नीचे भी कॉस साइन है तभी हम ऐसा पुट करेंगे, ताकि एच की वैल्यू दोनों ही केस में कैंसिल आउट हो रहा है। तो साइन के जगह पर अगर आप 2 पुट करोगे और कॉस के जगह पर 7, तो ये 7 चौके 28 में से 14 जाएगा, तो 14, और ये 28 में 14 जोड़ोगे 42, तो ये 14 तो यहाँ 42 यानी कि 1/3। बाकी दूसरा तरीका है कि साइन को आप इसको p/b लिख लो, और ये p की वैल्यू, ये b की वैल्यू और h की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो और उसमें पुट कर लो, ये भी आप कर सकते थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी योगा केंद्र पर 32 लड़कों का औसत वर्कआउट 136 घंटे है, 88 लड़कियों का औसत इतना है, तो टोटल का वर्कआउट का औसत बताना है। तो ये ग्रुप एवरेज जैसा हो गया, ठीक है। तो नंबर को तो हम रेशियो में भी ले सकते हैं, जैसे एवरेज की बात करें हम बॉय की और गर्ल की, तो बॉय का 136 है और गर्ल का 126 है। नंबर की हम बात करें तो ये 32 है, 8 से काट देते हैं, 8 चौके 32, और ये 88 है, इसको हम भी 8 से काट देते हैं, तो 11 अट्ठे 88। अब ग्रुप एवरेज आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया है कि ग्रुप एवरेज हम कैसे निकालते हैं। देखो, इतना इंटू इतना और इतना इंटू इतना, यानी कि एवरेज इंटू नंबर, तो ये 136 गुना 4 होगा और ये 126 गुना 11, तो ये 6 चौके 24 का 4, और ये 13 चौके 52 और 2 54, और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1 इतना आ जाएगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का 6 और 6 और 2 8, फिर 2 और 1 3 और 1, और नीचे आ जाएगा 11 और 4 15, ये आएगा। ऐड कर लो तो ये 6 और 4 10 का 0, फिर 8 4 12 और 1 13, और फिर 13 और 5 18 और 1 19 और बटा 15। अगर मैं 5 से काटता हूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 तियां 15, फिर 4 और 3, तो 5 अट्ठे 40 और 5 छक्के 30, और ये 5 तियां 15, तो ये 3 एक बार में कट गया, और फिर ये 3 दूना 6 और 2 6, तो 3 अट्ठे 24, तो 128 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमें दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ने की जरूरत नहीं है और ना ही आगे सॉल्व करने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ अर्नव एंड अमाया इज 18 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ अर्नव विल बी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ अमाया, व्हाट इज द एज ऑफ अमाया। देखो 3 साल बाद आपसे पूछ रहा है कि जो रेशियो होगा अर्नव का अमाया से, कितना होगा भाई, अर्नव जो होगा वो 3 गुना होगा, यानी कि अमाया 1 होगी तो अर्नव 3 होगा, यही बात बोला गया है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 तो इसकी वैल्यू 3, यानी टोटल सम 4 हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 4 कितना होगा, 18 साल कब है भाई, 3 साल पहले है इनका सम 18, तो आज का सम देखोगे तो इसमें 6 साल बढ़ जाएगा। 6 साल क्यों बढ़ेगा, 3 साल अर्नव के लिए और 3 साल अमाया के लिए, क्योंकि जब सम निकालेंगे तो दोनों का टोटल निकलेगा। तो 4 की वैल्यू हो गया 8 6 14 यानी कि 24, तो 1 की वैल्यू आ गई 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। हमसे अमाया की आयु पूछा है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 ही हो गया, लेकिन ये कब का बात है, ये 3 साल बाद का, ठीक है। तो 3 साल बाद अगर वो 6 साल की है तो आज तो 3 ही साल की होगी, 3 साल कम ही रही होगी, तो 25वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। और ये आखिरी क्वेश्चन था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।